नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। गाजा युद्ध का आज 41वां दिन है और आज इस युद्ध के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब मिल गए हैं। जैसे गाजा युद्ध कब खत्म होगा, क्या ईरान इस जंग में सीधे कूदेगा, क्या इजराइल एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा, और अब एर्दोआन ने नेतन्याहू को एटॉमिक चैलेंज भी दे दिया है। तो ये सब आपको दिखाएंगे, ये बताएंगे आपको, इन सारे सवालों के जवाब आपको दिखाएंगे। लेकिन आइए आपको सबसे पहले गाजा से आ रही कुछ विध्वंसक तस्वीरें दिखाते हैं। वो विध्वंसक तस्वीरें आपके सामने आएंगी और बताएंगे आपको कि कैसे ये बहुत ज्यादा युद्ध बड़ा होता जा रहा है। लेकिन सबसे पहले, जैसे मैंने आपको कहा, गाजा युद्ध के सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल गया। हम लगातार आपको बता रहे थे, वो जवाब क्या है वो आपके सामने। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इसका जवाब दिया है। जो बाइडेन से यह सवाल पूछा गया कि गाजा युद्ध कब खत्म होगा, यह उनसे सवाल पूछा गया। बाइडेन ने क्लियर कट कह दिया कि यह युद्ध तब खत्म होगा जब हमास के पास मासूमों की हत्या करने की ताकत नहीं रहेगी। जो बाइडेन ने कहा यह युद्ध तब खत्म होगा जब हमास के पास मासूमों की हत्या करने की ताकत नहीं रहेगी। यानी जब तक हमास खत्म नहीं तब तक युद्ध खत्म नहीं, यह कहते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। और यह बात बाइडेन ने तब कही जब उनके बगल में थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। गाजा युद्ध के दौरान जिनपिंग और बाइडेन की इस मुलाकात पर सबका फोकस सेट था। सब गाजा युद्ध के किसी हल की संभावना तलाश रहे थे, लेकिन हल तो नहीं आया। कई मुद्दों पर मतभेद जरूर सामने आ गए। बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह कह दिया। जिनपिंग ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा नहीं है। गाजा युद्ध पर बाइडेन ने साफ कहा कि हमास के खात्मे तक युद्ध नहीं रुकेगा, वो इजराइल के साथ खड़े हैं। जिनपिंग ने कहा कि गाजा में तुरंत युद्ध विराम हो। बाइडेन ने कहा कि गाजा में तेहरान दखल ना दे, तो जिनपिंग इस पर कुछ नहीं बोले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो उस वक्त खड़ा हो गया जब उन दोनों से पूछा गया कि क्या आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। दोनों चुप्पी साध गए, दोनों ने कुछ नहीं कहा। अब इसका मतलब क्या है, इसका फैसला आप करिए। इसके बारे में आप तय करिए कि क्या है इसका मतलब। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज कुछ खास मेहमान हैं। मैं आपको उनसे रूबरू करवाना चाहता हूं और फिर नेतन्याहू को जो सबसे बड़ा चैलेंज मिला है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। क्या सबसे बड़ा चैलेंज है यहां पर। देखिए, मेरे साथ मेजर जनरल एसबी अस्थाना एज डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह है एज डिफेंस एक्सपर्ट, और मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान है डॉक्टर उमैर अनस हैं, तुर्की से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हिंदी बोलते हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और नेतन्याहू को जो एर्दोआन ने चैलेंज दिया है उनके बारे में मैं उनसे बात करूंगा और बात करूंगा कि वो इसको कैसे देखते हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए, रात में गाजा पर आईडीएफ की बमबारी आपको दिखाता हूं मैं। वो रात में गाजा पर आईडीएफ की बमबारी आप देखिए, ये किस तरह से आईडीएफ ने रात में गाजा पर बमबारी की है, ये आपके सामने है। और एर्दोआन ने जिस तरह से खुला चैलेंज दिया है यहां पर, जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री को कहा है कि तुम्हारे पास एटम बम है तो दिखाओ, उस पर सीधे बात करते हैं प्रोफेसर अनस से। प्रोफेसर अनस, देखिए, एक हम लोगों को ऐसा सेंस इंडिया में बैठकर मिलता है कि एर्दोआन कहीं ना कहीं अपना स्कोर सेट कर रहे हैं क्या यहां पर। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की जो उनकी चाहत है वो क्या इस चुनौती में भी दिखती है जो उन्होंने नेतन्याहू को दी है। प्रोफेसर अनस, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो तुर्की के राष्ट्रपति का सीधा चैलेंज है, बेंजामिन नेतन्याहू को उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास एटम बम है तो दिखाओ, खाली ऐसी बातें मत करो। इसमें क्या इंटरेस्ट है एर्दोआन का, वो ऐसी चुनौती क्यों दे रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, इसमें मैं समझता हूं कि जो बहुत ही एक गंभीर बयान एक इजराइल के जो मंत्री की तरफ से आया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि गाजा के लोगों के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देना चाहिए। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि इजराइल की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। दुनिया में सबको पता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन इजराइल हमेशा उसको डिनाई करता है और वो डिनाइबिलिटी को मेंटेन करता है कि उसके पास है या नहीं है, वो कभी इसको कंफर्म नहीं करता। ये पहली मर्तबा हुआ है कि किसी बड़े सरकारी पद पर बैठे हुए शख्स की तरफ से एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर के बड़ा बयान आ गया जो इसकी पुष्टि करता है कि शायद इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है।
अगर इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है, अगर वो ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर अगर इसको वो मान लेता है, तो फिर फौरन ईरान के लिए, सऊदी अरब के लिए, इजिप्ट के लिए, दूसरे देशों के लिए ये परमिशन मिल जाती है, ये उनको हौसला मिल जाता है कि वो भी इस न्यूक्लियर रेस में शामिल हो जाएं। तो इसलिए एर्दोआन ने ये मौका अच्छा समझा कि जैसे ही उन्होंने बयान दिया तो उस पर उनको प्रोवोक करके उनसे वो कहलवाना चाहते हैं या उनको उस न्यूक्लियर डिबेट में डालना चाहते हैं कि वो किसी तरह से ये कहें कि उनके पास है। और इस बहाने जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, खासतौर से जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, जो एनपीटी है, जो न्यूक्लियर हथियार रखने के मामलों की जांच करती है, और आईएई है जो ईरान की जांच कर रही है, उन सब को उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और अगर आने वाले दिनों में एर्दोगान ने इसको बहुत ही मजबूती से पकड़े रखा और बहुत सारे मुस्लिम देशों को इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों के बारे में लगातार बोलते रहने पर अगर उन्होंने मजबूर किया, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इजराइल को एक न्यूक्लियर मामलों पर एक जवाब। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि तुर्की के राष्ट्रपति की बात इस्लामिक कंट्रीज मान रहे हैं। आप सऊदी अरब का उदाहरण ले लीजिए, आप ईरान का उदाहरण ले लीजिए। गाजा पर एर्दोआन की अपील का असर मुस्लिम देशों पर होता नहीं दिख रहा है, उनमें एकता नहीं दिख रही है। इस मर्तबा अगर आप देखेंगे तो इजराइल के साथ जो संकट आया है वो एक ऐसे समय पर आया है जब एर्दोगान नेतन्याहू से बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाने जा रहे थे। तो अभी जब ये 7 अक्टूबर को जब घटना घटी है, तो उसके घटने से सिर्फ एक हफ्ते पहले ये माना जा रहा था कि नेतन्याहू जो है वो इस्तांबुल जाएंगे और एर्दोगान से बैठ करके बातचीत करेंगे, क्योंकि पिछले 8-10 महीनों से एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था। फिर अचानक ये घटना घटी, तो एक एर्दोगान के लिए भी ये एक शुरुआत में सेटबैक था, क्योंकि वो उनकी इकोनॉमी यहाँ पर जो है वो इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि वो किसी भी तरह से जो टकराव का रास्ता किसी भी देश से, और खासतौर से किसी ऐसे देश से जो अमेरिका का बहुत बड़ा अलाई हो, उससे वो टकराव का रास्ता नहीं ले सकते, क्योंकि उसका सीधा असर उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि तुर्की केवल बातें कर रहा है, तुर्की ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे वो सीधे इस वॉर में आए? बिल्कुल नहीं उठाएगा, और वो ये चाहेगा, बल्कि मैं कहूंगा कि उठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तुर्की का सीधे तौर पर कोई अमल दखल नहीं हो सकता है। अगर वहां पर सबसे पहला कदम किसी को उठाना चाहिए तो वो मिस्र, इजिप्ट है, वो जॉर्डन है, वो सऊदी अरब है, जो क्षेत्रीय देश हैं, उनकी पहली जिम्मेदारी है। इसीलिए तुर्की ने इस मर्तबा जो कहा है कि एक क्षेत्रीय पहल हो तो हम उसका हिस्सा बनेंगे, ये शायद प्रैग्मेटिक रास्ता है। इससे पहले के मामलों में तुर्की अपनी टांग अड़ाता था, और उससे उन्होंने मेरा ख्याल है कि सबक सीखा है कि मेरे ज्यादा बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। तो इस मर्तबा वो क्षेत्रीय देशों को आगे करके कुछ काम कराना चाहते हैं। लेकिन न्यूक्लियर मामले पर उन्होंने बहुत ही जो आपने बिल्कुल सही कहा है कि उसको वो एक काफी उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। नहीं तो क्या इसके पीछे एर्दोआन की वो चाहत भी है जिसमें वो अपने आप को मुस्लिम देशों का लीडर बनाना चाहते हैं, और ये चाहत आज की नहीं काफी दिनों से दिख रही है? देखिए, मैं इसको ऐसा नहीं समझता हूँ। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम इसको ऐसे ही देखते हैं कि सभी देश, दुनिया के सभी देश, अगर उनके पास मौका मिलेगा तो वो अपने आप को अपनी हेजिमोनी एस्टैब्लिश करने की कोशिश जरूर करेंगे। तुर्की के एर्दोगान इससे कोई अलग नहीं है। पिछले 20 सालों में उनके जब वो रहे हैं तुर्की में सरकार में, तो अच्छा खासा तुर्की में परिवर्तन आया है। लेकिन पिछले 8 सालों से जो एक आप देखेंगे आर्थिक व्यवस्था में जो खराबी आई है, उसको लेकर के वो मामला बिगड़ा है। तो इसलिए वो जो उनकी एम्बिशन थी पहले कि हम पूरी दुनिया के लीडर बन जाएं, वो शायद अब पूरी होती नजर नहीं आ रही है, और वो बहुत मुश्किल है। इसीलिए उनको 2 कदम पीछे उठाना पड़ रहा है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। प्रोफेसर उमैर अनस, बड़े काम की बात आप बता रहे हैं, और यहां पर पहली बार इंडियन टेलीविजन पर तुर्की से कोई एनालिस्ट बैठा है जो हिंदी में बता रहा है कि एर्दोआन की इजराइल की इस वॉर में या गजा वॉर में क्या पॉलिटिक्स है। लेकिन इसी बीच देखिए, एक हमारे पास वीडियो आया है, वो वीडियो दिखाना चाहिए। यहां पर गाजा में कैसे आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन चल रहा है ये भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि लगातार गाजा में आईडीएफ सर्च ऑपरेशन चला रहा है। गाजा में अल शिफा हॉस्पिटल में भी उनका ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, अल शिफा हॉस्पिटल में भी लगातार उनका ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच गाजा में ये आईडीएफ का घेराव और सर्च ऑपरेशन, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, लगातार शिकंजा कसता जा रहा है यहां पर आईडीएफ की तरफ से गाजा में। उत्तरी गाजा में तो सबसे ज्यादा। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरह से यहां पर गाजा पर शिकंजा कसती हुई इजराइल की सेना
अब वो चाहे कोस्टल इलाका हो, चाहे वो शहर का इलाका हो, या फिर वो दूर दराज का, खेतों का, बंजर का, रेगिस्तान का इलाका हो, हर जगह आईडीएफ इस वक्त अपनी पोजीशन मजबूत करती हुई। लेकिन एक और आरोप यहां पर है इजराइल के ऊपर। दावा किया गया है कि उस गाजा में उसने फास्फोरस बम से हमला किया है और ये उसकी तस्वीरें बताई जा रही हैं। ये दावा है कि ये फास्फोरस बम से हमले की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। आप देखिए, एक धुंध सी छाती हुई दिख रही है, यहां पर अंधेरा सा दिख रहा है, धुएं सा दिख रहा है, और ये दावा है कि इजराइल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है और उस बम से हमला किया है गाजा के लोगों पर। ये उसकी तस्वीरें हैं। और हमास की पार्लियामेंट को उड़ा दिया इजराइल ने, ये उसकी तस्वीरें। गाजा में संसद भवन को उड़ा दिया इजराइल की सेना ने। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे गोलान ब्रिगेड ने, इजराइल की गोलान ब्रिगेड ने हमास की संसद पर कब्जा कर लिया था। अब ये तस्वीरें हैं, उसी संसद भवन को उड़ा दिया। ये देखिए कितना बड़ा विध्वंस है, जहां पर यहां संसद भवन को उड़ा दिया, गाजा में हमास की संसद भवन को। ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि इजराइल कैसे एक भी चीज को छोड़ नहीं रहा है, और जहां भी उसको जो चीज मिल रही है हमास की, वो चाहे इस्माइल हानिया का घर हो या फिर हमास की संसद, हर जगह वो कुछ इस तरह से विध्वंस कर रहा है। जनरल अस्थाना, ये क्या मैसेज है? हमास की संसद, जाहिर सी बात है अभी वो वहां पर ऑपरेशनल भी नहीं होगी, लेकिन एक बिल्डिंग को इस तरह से उड़ाना या फिर इस तरह से धमाका करना, क्या मैसेज है इसका? देखिए, उनकी संसद को उड़ाना एक बहुत बड़ा सांकेतिक मैसेज है कि हमास की जो वर्चस्व है और जो उनकी गवर्नेंस का जो एक चिन्ह है, उस चिन्ह को उड़ाने से साफ नज़र आता है कि वो ये बताना चाहते हैं कि हमास को और हमास की जो एग्जिस्टेंस है उसको वो ख़त्म करना चाहेंगे। और ये लड़ाई जिसे बोलते हैं हम लोग एसिमेट्रिक वॉर, यानी कि बेमेल की लड़ाई है। एक लड़ाई के पास में पूरा एक साइड के पास पूरा साजो सामान है और दूसरी साइड जो है वो टेररिस्ट हैं जो छोटा मोटा हमला करके निकल गए हैं। लेकिन उन्होंने जो ये पकड़े हुए हैं होस्टेजेस जो पकड़े हुए हैं, बंधकों को, हाँ, वो बंधक जो पकड़े हैं वो एक कॉम्प्लिकेशन इसमें क्रिएट कर रहे हैं। नहीं तो ये मेरे विचार से इजराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता। ओके, अभी उन होस्टेज की सुरक्षा के कारण अभी फिर भी इजराइल के ऊपर एक अंकुश है, क्योंकि और बातचीत भी चल रही है और बैक चैनल बातचीत भी हो रही है। तो ये एक थोड़ा सा अंकुश है। अदरवाइज आप कह रहे हैं कि बैक चैनल बातचीत हो रही है, बंधक नहीं होते तो अभी तक ये युद्ध खत्म हो चुका होता। आप कह रहे हैं कि बंधकों की वजह से ही इजराइल को दिक्कत हो रही है, वरना यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। जो अभी हम देख रहे हैं, कब का ये युद्ध खत्म हो चुका होता। कर्नल शैलेंद्र, यही है, चाहे वो नेतन्याहू कोई भी चैलेंज, नेतन्याहू को एर्दोआन चैलेंज दे, चाहे ईरान चैलेंज दे, अगर बंधक नहीं होते तो इजराइल अभी तक काम कर चुका होता। ये अर्दोगान वो तो नहीं है जो टर्की को बिलोंग करते हैं, और ये टर्की क्या वही वाला टर्की है जो कि सेरीन गैस इस्तेमाल करने में कोर्ट ऑफ जस्टिस में अटका हुआ है अर्दोगान के नाम से? ये वही टर्की है जो अपने उस छुचुंदर भाई पाकिस्तान के बम को इस्लामिक बम बोलता है। अगर ये वही टर्की है तो इसके ऊपर जितनी कम बात करी जाए उतना अच्छा रहेगा, एज फार एज आई एम कंसर्न। क्यों? क्योंकि अगर आज ये जिस तरीके से इजराइल को उकसा रहा है, उसका रीजन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप बहुत सम्मानित गेस्ट हैं हमारे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम किसी के लिए भी, चाहे वो कैसा भी देश हो, हम किसी के लिए भी अपने शब्दों की गरिमा ना गिराएं। हम नहीं चाहते किसी के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो बाद में हो कि भाई इनके ऊपर हम क्यों अपने शब्दों को गिराएं। बस बट पाकिस्तान को और टेररिस्ट नाम से बुलाऊंगा तो वो बुरा मान जाएंगे। बट चलिए कोई बात नहीं, आई ऑनर योर दैट पॉइंट। बट एट द सेम टाइम जब हम आज बात कर रहे हैं कि इजराइल के पास क्या ऑप्शन है, अब बात वो आ रही है, इजराइल बेवकूफ नहीं होगा कि वो ये ना रीड कर पाए कि उसे कैसे उकसाया जा रहा है, कैसे उसका एनपीटी का एंगल एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि वो एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है। और एक बात बताइए, ये बम देखकर क्या करेगा? क्या करेगा टर्की? डिस्ट्रॉय कर सकेगा या इनवाइट कर सकेगा या पूरी दुनिया में एक तो क्या आपको लगता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है? और अगर है तो इजराइल क्या गाजा में 1% भी चांस है कि वो यहां न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेगा? 100% नहीं करेगा। इट डजंट सूट हिम।
ये एक कोई भी न्यूक्लियर स्टेट को पूछ लो कि अगर वो अपने ही टेरिटरी से आधा किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर अगर वो इस्तेमाल करता है तो वो उस सो कॉल्ड डेंजर एरिया, रेडिएशन एरिया, उस सब में आएगा। टैक्टिकल वाला कर लो चाहे पाकिस्तान से लेके पाओ वाला भी कर लोगे तो भी 5 किलोमीटर के एरिया में आप आओगे जहां पर भी वो डालेंगे। फिर ये जो बात हो रही है इसके पीछे आपको क्या असर, क्या मतलब समझ में आता है? मैं ये जो जब यहां पर बम का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, प्रोफेसर उमर, जब इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो एर्दोआन यहां पर जो इजराइल को चैलेंज दे रहे हैं, इसका तो मतलब एर्दोआन कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं। तुर्की के राष्ट्रपति 3 बार के, प्रधानमंत्री 3 बार के, दुनिया के सबसे बड़े पुराने नेताओं में से एक हैं इस वक्त मौजूदा नेताओं में, वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे का मकसद नहीं समझ में आता। देखिए, जैसे जनरल अस्थाना साहब ने कहा, बिल्कुल मैं सहमत उनकी बात से कि बिल्कुल भी इजराइल ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा है। यहाँ पर देखिए गलती क्या हो गई है इजराइल से। इजराइल के एक मंत्री ने बड़बोलेपन से बोल दिया कि न्यूक्लियर बम डाल देना चाहिए। उसको तो हटा भी दिया गया कैबिनेट से। उस क्षेत्र में अमेरिका ने पहले से एक इनिशिएटिव चला रखा है कि एक रीजन विदाउट न्यूक्लियर वेपन बनाया जाए, जिसको हम बहुत दिनों से उसकी कोशिश कर रहे हैं। उसमें ईरान को भी लाना चाहते थे। अब जबकि उन्होंने पहली मर्तबा ये बात कह दी है तो इस तुर्की चूंकि नाटो का मेंबर है और तुर्की को मालूम है कि इस एनपीटी की जो धाराएं हैं वो बहुत सख्त हैं, और इस बहाने अगर एनपीटी को और आईएईए को अगर लगाया जा सके काम पर और उनको ये कहा जा सके कि देखिए उनके मंत्री ने बात कही है और इस बात का खतरा है कि वो इसको इस्तेमाल करें, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को इजराइल के खिलाफ खड़ा करने के लिए एक कोशिश है। ठीक है। और वो जरूर चाहेंगे कि इस तरह की कोशिश वो कामयाब हो जाएं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही ये बयान आया मंत्री का तो नेतन्याहू का रिएक्शन बहुत शार्प था। उन्होंने फौरन उसको चुप कराया, बल्कि उसको अभी जो खबर है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने उसको सस्पेंड भी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस बयान का बहुत असर पड़ने वाला था। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही मैं ये बात भी कहूंगा कि जो लोग नेतन्याहू को जानते हैं वो अच्छी तरह से इस बात को मानते हैं कि वो हर भाषण में ये बात कहते हैं कि हम ताकत का इस्तेमाल करके ही अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं। तो वो नेतन्याहू उस तरह के आदमी नहीं है कि जो ईंट का जवाब पत्थर से ना दें। वो ईंट का जवाब 10 पत्थरों से, एक ईंट का जवाब 10 पत्थरों से देना जानते हैं, और वो उसी पर अमल करते रहे। अगर आप पिछला 20 सालों का उनका जो राजनीतिक करियर देखेंगे तो उसमें बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है। और हमास को तो एक काम करते हैं प्रोफेसर उमर, आप जो बात कह रहे हैं बहुत अहम कह रहे हैं कि नेतन्याहू को अगर देखें और उनको एनालाइज करें तो साफ है कि वो बहुत अग्रेसिव से रिप्लाई देने में विश्वास रखते हैं। तो जल्दी से मैं अपने दर्शकों को अब ये भी बता देता हूं अपर स्टूडियो से कि इजराइल के जो परमाणु अड्डे जिन पर हमलों का खतरा जताया जा रहा है, वो परमाणु अड्डे क्या जब वहां पर केवल न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं तो वो सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, या यहां पर एटम बॉम्ब जैसी भी कोई चीजें हैं, कोई न्यूक्लियर वॉरहेड जैसी चीज है? ये अगर है भी तो इसका कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अमेरिका वहां पर इतना ज्यादा एक्टिव क्यों हो गया है? इजराइल में अमेरिका के 2000 सैनिक पहुंच गए हैं और ये सैनिक इजराइल के परमाणु सेंटर्स की सुरक्षा में तैनात होंगे। इसका क्या मतलब है? इस टीम में सैन्य सलाहकार, टेक्नीशियन भी मौजूद हैं। आशंका जताई जा रही है कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों से खतरा है, क्योंकि 1 नवंबर को हमास ने डिमोना परमाणु संयंत्र की तरफ रॉकेट दागा था। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे हवा में ही उड़ा दिया था। अब आइए आपको इजराइल के परमाणु केंद्र कहां हैं जल्दी से ये बताते हैं। ये आपके सामने डिमोना में नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र है जहां प्लूटोनियम उत्पादन किया जाता है। एलेबन में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है, यहां परमाणु वॉरहेड और सुरंगें हैं। इसके अलावा फार, जेखरिया, नहल सोरेक, योदेफट, तिरोश और रफाइल में भी इजराइल के परमाणु सेंटर हैं जो हमास, हूती और हिजबुल्लाह के टारगेट पर हैं। अब यही वो परमाणु सेंटर हैं जिनकी रक्षा करेंगे 2000 अमेरिका के यहां पर कमांडोज। और जनरल अस्थाना, अमेरिका की जब हम बात कर रहे हैं तो अमेरिका यहां से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक एक्टिव है। चाइना से जब शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई तो उसमें जो उन्होंने बयान दिया, मैं आपसे चाहता हूं कि आप प्लीज उसको डिकोड करिए। गाजा युद्ध का सबसे बड़ा सवाल तो यही था ना सर कि यह युद्ध कब खत्म होगा? हाँ बिल्कुल। और उन्होंने क्या कहा? बाइडेन कह रहे हैं कि जब तक हमास के पास बच्चों को मारने की ताकत है तब तक यह युद्ध चलता रहेगा। इसका क्या मतलब है सर? देखिए, बाइडेन का जो ये कहना है ये बिल्कुल सही है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हमास की ताकत को हम इतना कमज़ोर नहीं कर देते
कि वो दोबारा इजराइल के ऊपर हमला ना करे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे और तब तक इजराइल ये युद्ध बंद नहीं करेगा। इसका मतलब है कि वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ध्वस्त कर दें ताकि वो इतनी बड़ी तादाद में या इतना बड़ा हमला ऑपरेट ना कर पाए। पूरी तरीके से हमास ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि उनकी ये एक तो आइडियोलॉजी है, दूसरे इनके लीडर बाहर बैठे हैं, तीसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ेगी इनके बड़े बड़े लड़ाके जो हैं वो दाएं बाएं जाके चुप जाएंगे, दाएं बाएं के देशों में निकल जाएंगे। तो और जितना ये इनोसेंट लोग मरे हैं उससे अगर जो एक इजराइल के खिलाफ जो भावना पैदा हुई है उससे हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो भी आगे बढ़ के हमस में रिक्रूट हो। तो बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन उसकी ताकत को इतना कम कर दिया जाए ताकि दोबारा वो ये ना कर पाएं। दूसरी बात जो है, जहाँ तक न्यूक्लियर इसका सवाल है, इसके ऊपर भी मैं एक टिप्पणी करना चाहूँगा। न्यूक्लियर इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, ये मैं अपने को पैनलिस्ट की बात से सहमत हूँ। ठीक है, जो ये प्रोवोक किया है नेतन्याहू ने, ये एर्डोगन ने जी, इसका एक मकसद ये भी है कि एर्डोगन जो है वो नाटो के मेंबर हैं और अभी ये सारे के सारे देश टर्की, सऊदी अरेबिया, ये सारे के सारे चाह रहे थे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए और इन्हें मना किया गया है कि भाई एनपीटी के दौरान आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर वो प्रोवोक करके किसी तरीके से इजराइल को कमिट करवा देते हैं तो ये इस बात के हकदार हो जाएंगे कि भाई ये टेक्नोलॉजी आप हमें भी दीजिए। ठीक है, सऊदी अरेबिया भी आपको याद होगा कि चाह रहा था कि टेक्नोलॉजी, गाजा की मदद का कोई यहाँ पर मकसद नहीं है, कर्नल शैलेंद्र, हमास की मदद का कोई मकसद नहीं है। यहाँ गेम कुछ और ही चल रहा है। यहाँ गेम चल रहा है खुद के लिए परमाणु बम हासिल करने का। लेकिन क्या अमेरिका और या चीन या रूस जैसे सुपर पावर ऐसा कुछ होने देंगे? या फॉर इंस्टेंस मैं अगर बात करूं कि चीन और अमेरिका की मुलाकात में गाजा युद्ध की कोई उम्मीद आपको नजर आई सॉल्यूशन की, तो आपको आई क्या? नहीं, देखिए, जब हम डिप्लोमेसी की बात करेंगे तो मैं ये जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि अगर दोनों कंट्री के प्रेसिडेंट मिल रहे हैं, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी सक्सेस है कि यस आप मिल पा रहे हैं। डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप एक दूसरे को नाम भी बोल सकते हैं कि कोई तानाशाह बोल सकता है, कोई कुछ बोल सकता है, जबकि ऐसी डिप्लोमेसी में आपके चैनल के हिसाब से ऐसा वर्ड इस्तेमाल शायद नहीं करना चाहिए कि वो तानाशाह है और वो भी उसके सामने खड़े होकर। आई थिंक दैट इज लिटिल गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्री, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट एट द सेम टाइम आपने एक स्ट्रैटेजिक स्टेप देखा कि यूएस के सोल्जर्स अब आपके पास इजराइल में ऑन बूट ऑन ग्राउंड आ गया। इसका मतलब है आज के बाद उन सारे न्यूक्लियर एसेट्स के आसपास किसी भी तरह का अटैक होगा तो यह माना जाएगा कि वो यूएस के ट्रुप्स के ऊपर है और वहां से यूएस सभी को डिटरेंस दे रहा है कि आप लड़ाई लड़ते रहिए, हमारे इधर नहीं आ जाइएगा। आई थिंक देयर इज अ वेरी मेजर टेक्निकल स्टेप जो कि यूएस ने बड़े स्ट्रैटेजिकली लिया है कि ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं, अब आप इसके ऊपर अगर अटैक करते हैं मेरे ट्रुप्स के ऊपर, यह अटैक यूएस पर माना जाएगा और यूएस इसमें रिस्पॉन्ड करेगा, स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करेगा। 27 बेसेस अगर मिडिल ईस्ट में यूएस के हैं, इंक्लूडिंग मिलिट्री ऑन ग्राउंड एज वेल एज एयरफोर्स और नेवल, ये कोई कम फोर्स नहीं है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आपके पास मेडिटेरियन में खड़े हैं। आई थिंक कोई कंट्री आज इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि वो इस तरह की सुसाइड करने की सोचे कि अब भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक कर लो। ठीक है, प्रोफेसर उमर, मुझे एक जानकारी दीजिए। मैं आपसे अगर बात करूं कि तुर्की के साथ साथ जो रीजन है पूरा, चाहे उसमें आप ईरान को जोड़ लीजिए, चाहे आप उसमें मिडिल ईस्ट को जोड़ लीजिए, क्या आपको लगता है कि तुर्की या तो अब आप कह रहे हैं कि आना भी नहीं चाहिए, ईरान भी कह रहा है कि हम नहीं आएंगे, क्या मिडिल ईस्ट का कोई कंट्री है जो गाजा की मदद के लिए आएगा? देखिए, अभी इसमें जो मौजूदा जो लड़ाई हुई है, मैं इसको आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दूं कि हमास ने जो इतनी बड़ी कार्रवाई की है क्षेत्र में, बहुत सारे देशों में और कई सारे जो यहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं, कुछ जो यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि हमास को ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। ओके, और वो ये भी समझते हैं कि शायद इसमें हमास के जो मिलिट्री कमांड और राजनीतिक कमांड के बीच में कुछ फासला रह गया था। ओके, ये ऑपरेशन की तैयारी जरूर कर रहे थे, लेकिन कब करना है, इस वक्त करना है, नहीं करना है, इसके बारे में जो एक संगठन के लेवल पर जो फैसला लिया जाता है, शायद वहां पर कुछ गड़बड़ी हुई है और हमास ने एक इतना बड़ा ऑपरेशन बहुत ज्यादा सोचे समझे बगैर वो ऑपरेशन हो गया है, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। सर, आपने तो पूरी लाइन ही बदल दी। प्रोफेसर उमर, आपने तो पूरी लाइन ही बदल दी।
आप तो कह रहे हैं कि अरब देशों में लोग मानते हैं कि वहां पर हमास को हमला नहीं करना चाहिए था। हमें लग रहा था कि अरब देश यहां पर ज्यादातर हमास को समर्थन दे रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम ईरान और कतर का आ रहा था, तुर्की का आ रहा था। मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि वहां पर हमास के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन मैं कुछ यहां पर दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, जंग के बीच खबर, और इसी से जुड़ी खबर है, जंग के बीच खबर है कि ईरान से हमास को सबसे बड़ा झटका लगा है। हिजबुल्लाह के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने अपना प्लान बता दिया। ईरान और हमास के अफसरों के हवाले से खबर आई है कि इस्माइल हानिया से मुलाकात के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा कि हमास को रणनीतिक समर्थन देते रहेंगे, लेकिन ईरान इजराइल से सीधी जंग नहीं लड़ेगा। इतना ही नहीं, खामनेई ने यह भी कहा कि साफ किया कि हमास से जो लोग ईरान का नाम लेकर जंग लड़ने की अपील कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए और इस युद्ध में शामिल होने के लिए हिजबुल्लाह का नाम भी ना लिया जाए। इस मीटिंग में खामनेई ने यह बात भी उठाई कि ईरान या हिजबुल्लाह को 7 अक्टूबर के हमले की जानकारी नहीं दी गई। तो देखिए, ये क्या हो गया जनरल अस्थाना, ये क्या हो गया? अभी तो ईरान कह रहा था कि अब तमाम मुस्लिम देशों को, तमाम अरब देशों को अब यहां पर एक साथ आ जाना चाहिए और इजराइल के खिलाफ हमला बोल देना चाहिए। अचानक से ये पूरा यूटर्न। देखिए, यहाँ पर मैं इस चीज़ के ऊपर मद्देनज़र करना चाहूँगा सभी व्यूअर्स को कि हमास, जो अरब देशों का जो नज़रिया है, हाँ, उसमें हमास और पैलेस्टीनियन का जो कॉज है, ये दो चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं। पूरा अरब देश अभी पैलेस्टीनियंस के ऊपर जो उनके इनोसेंट लोग मर रहे हैं उसके समर्थन में खड़ा है। लेकिन हमास ने 7 अक्टूबर को जो कार्रवाई करी है उसके समर्थन में अरब के जो ज्यादातर देश हैं वो उसके समर्थन में नहीं है। ओके। वो जो बार्बरिक हमला किया गया था इनोसेंट लोगों के ऊपर, इजराइल के इनोसेंट लोगों के ऊपर और बाकी के देशों के लोगों के ऊपर, उसके ऊपर इतना समर्थन नहीं है। लेकिन ये हुआ है कि अब हमास ने कोशिश ये इसलिए की थी कि और ज्यादा इजराइल भड़केगा और वो और जिस तरीके से नेतन्याहू करते हैं बमबारी, तो और ज़्यादा शायद प्रोवोक होगा और सारी दुनिया जो है हमारे समर्थन में आ जाएगी, एटलीस्ट मुस्लिम वर्ल्ड हमारे समर्थन में आ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। हमास का ये कैलकुलेशन गलत है और हमास के इस कैलकुलेशन में अब कहीं ना कहीं जैसा कि नजर आ रहा है, ये कैलकुलेशन कर्नल शैलेंद्र, ये कैलकुलेशन उस वक्त कहा गया था जब हमला हुआ था और उसके तुरंत बाद 1-2 यूएई और सऊदी अरब को छोड़ दें, बहरीन को छोड़ दें, तो तमाम अरब देशों ने ऐसा लगा कि खुलकर हमास का समर्थन कर दिया है। हमास का समर्थन करने का मतलब है कि उस कंट्री को जग जाहिर करना पड़ेगा कि वो टेररिज्म के साथ है। 57 देशों ने भी तो करी थी, किसी ने ये तो नहीं बोला कि नहीं हम हमास के साथ हैं, सब पैलेस्टीन के साथ हैं। सबसे बड़ी बात जो अब चल रही है, आप खमेनी की क्या बात कर रहे हैं? अब नसरुल्लाह ने बोला कि वी डोंट टेक डायरेक्शन फ्रॉम ईरान, ये तो उसका ओपन स्टेटमेंट था। आज आपने ईरान का देख लिया, लेकिन इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आप जो बोलते हैं उसका एक बहुत डीपर मीनिंग होता है, अदरवाइज आपको बोलने की जरूरत क्या है? हमने तो एक बार भी नहीं बोला इस बारे में कुछ। अब सबसे बढ़िया बात देखिए, जब हम बात अभी कर रहे थे, वो जो बात कर रहे हैं हमारे से बाहर की कंट्री से, उनका क्या कहना था कि एक जो पॉलिटिकल फैक्शन है उसको नहीं पता चला कि मिलिट्री फैक्शन क्या कर रहा है और वो उस दिन 7 तारीख को गलत कर बैठा। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग आउट। ओके। ये बात नवाज शरीफ ने बोली थी, किसके लिए? कि मिलिट्री ने चाकू भोंक दिया मेरे पीछे। ओके। तब हम जब कहते हैं कि पाकिस्तान धोखेबाज है तो शायद किसी को ऑब्जेक्शन हो जाए कि नहीं जी, किसी कंट्री को धोखेबाज नहीं बोलना चाहिए। उसका खुद का प्राइम मिनिस्टर बोलेगा तो मैं क्या करूं? आज यही आप देख रहे हैं एज फार एज हमास कंसर्न, हमास के क्रिएटर आज उसके साथ नहीं खड़े हैं। सर सुनिए, आप उनके प्राइम मिनिस्टर को कोट करिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आप अपना कोई यहां पर वो एनालिसिस करें तो हम क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो टीवी पर अच्छे नहीं लगते? बस मैंने यही कहा आपसे। मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं कि आप वो कह रहे हैं। मैं प्रोफेसर उमर आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर उमर, मुझे ये बताइए, फिर क्या होगा? फिर मिडिल ईस्ट इस वॉर में नहीं आएगा, फिर ओआईसी कंट्रीज इस वॉर में नहीं आएंगे, अरब लीग इस वॉर में नहीं आएंगे, गाजा पर ऐसे ही बम बरसाता रहेगा इजराइल और सब बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन कोई नहीं आएगा। देखिए, मैं एक बात बहुत साफ ये कह दूं कि इजराइल फलस्तीन के ऊपर और वहां के 70 लाख आबादी के ऊपर ताकत के बल पर बहुत दिनों तक कब्जा बनाकर नहीं रह सकता। आप कितना ज्यादा लड़ेंगे, और जबकि उन लोगों को एक कानूनी सुरक्षा भी प्राप्त है।
सभी अंतर्राष्ट्रीय जो इदारे हैं, यूनाइटेड नेशंस है, वो कहता है कि फलस्तीन का एक स्टेट बनना चाहिए। तो टू स्टेट सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, दो राज्य जो बनने चाहिए, उससे कोई उसको निजात नहीं मिलने वाली। हर हाल में वहां पर दो स्टेट बनाने ही पड़ेंगे, और बाइडेन भी इसको कहते हैं, सारा अरब देश यही इस बात को कह रहा है। लेकिन जो इजराइल पिछले 50 सालों से कर रहा है, वो सभी स्टेप, जैसा मैंने आपको बताया कि नेतन्याहू का जो खुद का अपना पर्सनल व्यू है, वो ये है कि फलस्तीनी राज्य नाम की किसी भी संभावना को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ये उनकी नीति है, और उस नीति पर पिछले 20 सालों से उन्होंने अच्छी तरह से काम किया। आप देखेंगे जिस तरह से फलस्तीन की जमीनों पर कब्जा हुआ है, वो बहुत ही सोची समझी स्कीम के तहत हुआ है, वो सिर्फ रिएक्शन में नहीं हुआ है। उन्होंने चाहा है कि फलस्तीन नाम का कोई राज्य कभी भी ना बनने पाए, और बनने पाए तो वो इतना कमजोर हो कि वो पूरी तरह से उसके खाने पीने, कपड़े लत्ते सबके लिए इजराइल पर डिपेंडेंट हो। लेकिन ये जो घटना घटी है, इससे ये बात साबित हो गई है कि आज ये घटना घटी है, फिर दोबारा 10 साल के बाद घटेगी, फिर 20 साल के बाद घटेगी, तो ये एक टेंशन जो है वो लगातार बना रहेगा। नहीं तो अभी आप यही तो नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास के खात्मे तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। शायद उनको भी यही डर लगता है कि 10 साल बाद फिर ये हमला हो जाएगा। हमास का खात्मा हो गया, मैं समझता हूँ कि हमास इज ओवर, हमास की स्टोरी खत्म हो चुकी है आज इस हमले के बाद से। मैं नहीं समझता कि अब हमास हमास को खड़ा होने में अब बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो जिस तरह से टारगेट किया है इजराइल ने, वो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ है। हमास मैं नहीं समझता खड़ा होगा। इसीलिए अब यहाँ पर पोस्ट हमास के बारे में बात चली कि हमास के बाद कौन लोग आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमास के बाद जो भी लोग आएंगे, वो ऐसे लोग नहीं है जो ये कहें कि हम फलस्तीन के राज्य को भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। वो फलस्तीन का राज्य जरूर चाहेंगे। आप देखेंगे चाहे महमूद अब्बास से बातचीत होगी, महमूद अब्बास अपनी बातचीत में यही कहेंगे कि गाजा को आप कब्जे में नहीं ले सकते। आपने हमला कर लिया, आपने हमास को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, अब आप वापस जाइए और वो गाजा का हिस्सा जो है वो महमूद अब्बास के जो उनका जो राजनीतिक दल है उसको दे दीजिए। ठीक है, इसी का समर्थन अमेरिका भी करेगा, सारे यूरोपियन देश भी करेंगे और अरब देश भी करेंगे। लेकिन अमेरिका के साथ तो यही तो दिक्कत है, यही जो आप कह रहे हैं पोस्ट वॉर गाजा का भविष्य क्या होगा, इसी पर तो अमेरिका और इजराइल में एक ऐसा मुद्दा लगता है जनरल अस्थाना जो उनमें बिल्कुल एक राय नहीं है। ऐसा लगता है गाजा के इस वॉर के बाद भी इजराइल ने वहां पूरी तरह से अपनी सैनिक छावनी बनाने का प्लान बना रखा है। और आज ही जब ये बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात हुई तो बाइडेन कहते हैं कि गाजा पर कब्जे का प्लान बिल्कुल सही नहीं है, ये मिस फायर होगा इजराइल की तरफ से। तो ये क्या होगा, अमेरिका और इजराइल में इसको लेकर एक राय नहीं है। बिल्कुल इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल विरोधाभास है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेतन्याहू का ये मानना है कि इधर एक बार मैं कब्जा करूंगा तो मैं कम से कम अगर मेरे को निकलना भी पड़ा तो मिलिट्री पावर मैं अपने पास रखूंगा। अभी ऑलरेडी आज की डेट में जो एयर स्पेस है, उनकी हवाई का जो इलाका है और जो मैरीटाइम स्पेस है वो भी उनके पास है। चारों तरफ से उन्होंने घेरा मार रखा था, 6 एंट्री पॉइंट थे वो भी उनके पास थे। अब वो ये चाहेंगे कि वहां पर उनकी शायद मिलिट्री भी वहां रहे। ये कोई मानने को तैयार नहीं होगा। जैसे 2 स्टेट सॉल्यूशन है, अमेरिका की भी मानता है और पता है कि इसके इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा होंगे। अगर तो अमेरिका का ये कहना होगा कि भैया या तो आप वहाँ पे इलेक्शन कराओ या हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को दो या कोई भी और तरीका हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली नेतन्याहू और इजराइल के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि देखो गवर्नेंस तो वहाँ पे दूसरी होगी, आपकी गवर्नेंस नहीं होगी। लेकिन इजराइल अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये कहेगा, और अगर नेतन्याहू को अगर वहां से हटाया नहीं गया तो वो तो कोशिश ये कहेंगे कि मेरा मिलिट्री बेस वहां होना चाहिए, वो मैं वहां रखूंगा, गवर्नर जो मर्जी करे लेकिन मेरे मिलिट्री वहां रहेगी। वो मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी ये कोशिश रहेगी। तो इन दोनों को मिला दिया जाए। जब अमेरिका इतना सपोर्ट दे रहा है, जब अमेरिका दुनिया भर में उसके लिए लॉबिंग कर रहा है, जब अमेरिका उसको इतने हथियार दे रहा है कर्नल शैलेंद्र, तो फिर इजराइल क्या अमेरिका को आंखें दिखा सकता है इस मुद्दे पर? नहीं, इट इज नॉट मैटर ऑफ के कौन एक दूसरे को आंखें दिखाता है। बात होती है कि हर कंट्री का अपना नेशनल इंटरेस्ट है। जहां तक अगर बात करी जाए कि गाजा पट्टी के ऊपर अगर किसी तरह की जाति या एस्पिरेशंस इजराइल की है कि जमीन मैं ले लूं, तो मुझे नहीं समझ आ रहा 6 तारीख से पहले क्यों नहीं हुआ ये सब, 5 तारीख को क्यों नहीं हुआ, पिछले 1 साल में क्यों नहीं हुआ, ये 7 तारीख के रिस्पॉन्स में ही क्यों हो रहा है। देखिए, मैं भी बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि इजराइल जो काम कर रहा है, पैलेस्टीन शुड बी ग्रेटफुल टू देम। हर बार आप अपने लोगों को मरवाते हो,
आप ही के लोग हैं ये सो कॉल्ड जो आपके यहां पल रहे हैं, आपके टेरिटरी में पल रहे हैं, लेकिन टेररिस्ट हैं। इन्होंने आपको दिया क्या आज तक? मौत। अगर ये 249 पीपल को अपने पास नहीं लाते, 1400 लोग उस दिन नहीं मारते, तो आपको लग रहा है ये 12,000 मरते? अगर अल शिफा हॉस्पिटल को सैनिटाइज नहीं करता इजराइल, तो आपको बिजली, पानी सब कुछ मिलता? आज मिल रहा है ना। ये तो आपका बेनिफिट हो रहा है। आई डोंट नो इजराइल को तकलीफ क्या है। 12,000 आपको वर्क परमिट दिए हुए हैं इजराइल के कि आप कुछ अपनी अर्निंग कर पाएं। आपको हर महीने पैसा दिया जा रहा है, पूरी कंट्रीज का पैसा आपके पास आने दिया जा रहा है। आपके लिए तो एक तरह से प्रॉस्पेरिटी की पूरी कोशिश करी गई है। ये सिर्फ हमास नाम का आपका जो कैंसर है, हम इसे निकाल रहे हैं। एक बार भी इजराइल ने यह नहीं कहा अभी तक कि पूरे के ऊपर हमारा राज होगा। अगर किसी जगह को सैनिटाइज करना है, आपको उसके ऊपर खड़ा होना पड़ता है, उसको पकड़ के रखना पड़ता है। आपको वो सारे ऑप्शंस ब्लॉक करने होते हैं कि इस तरह की टेररिज्म फिर से ना नहीं, लेकिन मैं इस पर एक सवाल और लेना चाहता हूं। प्रोफेसर उमर, देखिए, टू स्टेट थ्योरी की जो बात आप कह रहे हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अब जरा हमारे, क्योंकि शो में हम रोजाना अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको रोज का अंकगणित बताएं, वो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए। आज का अरिथमेटिक क्या कहता है, गाजा की जंग में अब तक क्या कुछ हुआ है। देखिए, फिलिस्तीन के 11,500 लोगों की जंग इस जंग में जान जा चुकी है। गाजा और वेस्ट बैंक में अब तक 4700 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। इस युद्ध में अब तक फिलिस्तीन की 3,160 महिलाओं की जान जा चुकी है। गाजा और वेस्ट बैंक में अब तक करीब 30,000 फिलिस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। इजराइल की तरफ से जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के हमले में उसके 1200 लोगों की मौत हुई थी, वहीं इजराइल के करीब 5600 लोग घायल हुए हैं। गाजा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद आईडीएफ के 51 जवानों की मौत हो चुकी है। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इजराइल के 370 सैनिकों की मौत हो चुकी है। गाजा की जंग में संयुक्त राष्ट्र के 102 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। आईडीएफ के मुताबिक गाजा में जमीनी हमले के बाद हमास के 15,000 ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। हमास की करीब 300 सुरंगों के दरवाजों को बंद किया जा चुका है। गाजा युद्ध की वजह से गाजा में करीब 17 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। तो ये जो अंक गणित है, ये बहुत ज्यादा हिला देने वाला है। ये तो हमें हिला देता है प्रोफेसर उबैर, जब हम यहाँ इतनी दूर इंडिया में बैठे हैं। वो जो पास के मुल्क हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सब अपने बॉर्डर क्यों नहीं खोलते गाजा के लोगों के लिए? और जॉर्डन तो चलिए बॉर्डर लगता भी नहीं, इजिप्ट का तो बॉर्डर लगता है ना, वो राफा क्रॉसिंग लगती है ना। ये क्यों नहीं खोलते उन लोगों को जो लोग वहां 17 लाख लोग विस्थापित हैं? कम से कम 2 जून की रोटी और रहने के लिए छत तो मिलेगी उनको इजिप्ट में। जी देखिए, बहुत ही मैं समझता हूं कि इजिप्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है कि अपने दरवाजे बंद रखे हैं। बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, किसी कीमत में नहीं खोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू की चाल ये है कि ये 20 लाख लोग एक मर्तबा अगर वो गाजा से निकल गए, दोबारा जिंदगी में कभी उनको वापस नहीं आने दिया जाएगा। आपको मालूम है 1948 में जो 3-4 लाख फिलिस्तीनियों की आबादी उस जमाने में थी, जो उस जमाने में निकले, आज तक वापस नहीं आए। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि जो लोग निकाले गए उनको अपने घर वापस आप शायद उस नखवा की बात कर रहे हैं जिसकी पहचान अब वो चाबियां बन गई हैं, जो लोग अपने घरों में ताला लगा कर ले गए थे। तो इसलिए इजिप्ट को ये बात पता है कि अगर ये एक मर्तबा हमारे यहाँ आ गए तो जिंदगी भर ये हमारे ऊपर बोझ बने रहेंगे और टेंशन अलग से हमें पालनी पड़ेगी। हमें सुरक्षा भी देनी पड़ेगी, खाना भी देना पड़ेगा, रोजगार भी देनी पड़ेगी, जमीन भी अपनी देंगे। तो वो ये तैयार, ये मंजूर है प्रोफेसर उमर, ये मंजूर है कि वो लोग वहां इजराइल की बमबारी में मर जाएं, लेकिन ये मंजूर नहीं है कि उन लोगों को अपने यहाँ लाकर शरण दी जाए। वो अमेरिका को सोचना चाहिए कि वो चाहता है कि वो सभी मिडिल ईस्ट के दोस्त के साथियों से एक अच्छा रिलेशन भी बनाए और सारे फलस्तीनियों को मरवा भी दे। तो उन्होंने अमेरिका को एक नैतिक पजल पहली में उन्होंने उसको डाल दिया है कि अब आप देखिए आप क्या करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि लेकिन प्रोफेसर उमर, भलाई भी अमेरिका सोचे, वहां पर उन लोगों को शेल्टर भी अमेरिका दे, उन लोगों के लिए नेगोशिएशन भी अमेरिका करे, जबकि ईरान के भड़काने के बाद जब इतनी बड़ी तबाही आ गई और जब उन लोगों के सिर पर मौत नाच रही है तो सबने अपने दरवाजे कर लिए। क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? ये कॉन्ट्राडिक्शन समझ में नहीं आता। हमास और हिजबुल्लाह जिस तरह से इजराइल पर बमबारी कर रहे हैं, इजराइल तो कहता है कि उसके पास पूरा राइट है गाजा पर बमबारी करने का। वो उससे मैं आपको नहीं मना, उससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन इजिप्ट तो खुद वो हमास को नहीं मानता है। इजिप्ट तो ये कह रहा है कि भाई हमास के कारनामों की जिम्मेदारी मैं क्यों लूं?
उसका देश, अगर अमेरिका ये कहे कि जब तक ये फलस्तीनी 20 लाख लोग सीनाई में रहेंगे उनके सालाना खर्चे का पैसा हम देंगे, तो इजिप्ट सोचे। आपकी बात का मतलब मालूम है क्या निकल रहा प्रोफेसर उमर? आपकी बात का मतलब यह निकल रहा है कि आप लोग जो तुर्की में बैठे हुए हैं या आप जैसे जो सहाफी मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये मान रहे हैं कि फिलिस्तीन की बर्बादी का जिम्मेदार हमास है आज। हमास, बहरहाल उसकी, देखिए हमास की गलतियां बहुत सारी हैं और ये गलती है 7 तारीख को जो उन्होंने किया है, लेकिन इससे ये कहीं से साबित नहीं होता कि इजराइल ने जो 70 सालों से फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है और हर साल 2000-3000 फिलिस्तीनियों को मारता है और उसकी पूरी जमीन पर कब्जा किया है, जिसको हम सेटलमेंट, जिसको सेटलर कॉलोनियलिज्म कहते हैं, वो किसी भी तरह से जायज नहीं होता। अगर हमास आतंकवादी संगठन है तब भी किसी भी तरह से इजराइल का जो काम है, इजराइल की जो पॉलिसी है, उसको जायज करार नहीं दिया जा सकता। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर उमर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। मुझे बताया जा रहा है कि आपको कहीं जाना है, लेकिन आपने बड़ी साफगोई से तुर्की में क्या लोग सोच रहे हैं, मिडिल ईस्ट में क्या सोच रहे हैं, ये बताया हमारे चैनल पर। उम्मीद करते हैं आपसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे। लेकिन कर्नल शैलेंद्र इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे। कर्नल शैलेंद्र, मैं सर आपके पास सिर्फ 2 छोटे से पॉइंट ला रहा हूं। आपने एक बहुत बढ़िया सी लिस्ट कंपाइल करी है, और उस लिस्ट में एक और चीज शायद आप कंपाइल करने के लिए कंसिडर करें जी, कि वो 25,000 फिलिस्तीनी जो जॉर्डन में जियाउल हक द्वारा मरवाए गए, आई थिंक वो मिसिंग है। एक बात बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जियाउल हक को उसका क्रेडिट दिया गया था और ये राइटिंग में है। दूसरा, इस पूरी लिस्ट में हमास के कितने लोग मरे वो क्यों नहीं होना चाहिए भाई? वो भी होना चाहिए। अगर लोग इतना बढ़ चढ़ के 12,000 सोर्स कोट करेंगे तो मैं जरूर दूंगा, क्योंकि वो जानकारी ना तो गाजा दे रहा है ना इजराइल दे रहा है। नहीं, तो मैं तो यही बोल रहा हूं ना कि 12,500, 4,700, 3,500 अगर वो इतना स्प्लिट दे सकते हैं तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि कौन बाकी बचा। ये तो कह नहीं सकते कि सारे के सारा हमास फ्लरिश कर रहा है, केक खा रहा है। ये तो हो नहीं सकता। ठीक बात है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये फिगर्स मैनिपुलेटिवली इशू करी जाती हैं। जैसे कि एक लिविंग एग्जांपल, अल शिफा हॉस्पिटल में कितने लोग एडमिट थे इनके हिसाब से? 2 से 3,000। आप ये कह रहे हैं कि जब युद्ध होता है तो इस तरह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है, इल इंफॉर्मेशन होती है, मान लिया। लेकिन जब यहां पर हम ये आंकड़े दे रहे हैं तो हम ये कोट कर रहे हैं कि किसने ये आंकड़े दिए हैं, जो कि गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री जारी कर। अच्छा, मेरा दूसरा एक छोटा सा पॉइंट, छोटा सा, आगे फिर बात करते हैं। बहुत माफी के साथ समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनरल अस्थाना, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। गाजा युद्ध का पूरा अपडेट आपको आगे भी अड़ी में मिलता रहेगा।